Hey guys, so welcome back to our channel and we are back with another video in PR series. So every year, every month and in fact every day there are lots of applications getting into Express Entry pool and IRCC conducts bi-weekly draws in a month जिसमें वो around 3 to 4,000 applicants को ITA send करते हैं, invite करते हैं to come to Canada. Now, out of lakhs of applications, IRCC कैसे decide करता है कि उनको इन्हीं 3,000 से 4,000 applicants को ITA send करना है? वो decide करता है based on CRS score. So in today's video, we will be talking about what is CRS score, इसको कैसे calculate करते हैं और इसका क्या impact होता है आपके overall Express Entry profile में. So stay tuned with us till the end of this video. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please consider subscribing it to watch more videos. So now, what is CRS? CRS is Comprehensive Ranking System, जो कि एक point based system होता है, जिसके through IRCC कुछ points calculate करती है based on certain factors. और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे वो आपको ITA सेंड करती है यानी इनविटेशन सेंड करती है फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन. Now these calculations are based on some of the factors which are skill, education, language ability, work experience, and there are some other factors. Other important factors include age, your spouse profile and some other different factors which we will be explaining you when we explain you about CRS calculator. So now you know about CRS. अब हम देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर दिया है जिसपे आप इजीली अपने सारी डिटेल्स को फिल करके आप अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हैं कि क्या ये राइट टाइम है आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री में एंटर करने का. Now we'll go to CRS calculator tool. तो CRS calculator समझने के लिए we will first type CRS calculator and then we'll click here. ये आपका CRS calculator tool है जहाँ पे कुछ questions होते हैं उनके आंसर देने के बाद आपका CRS स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है. So let's start filling all the information here. So पहला question है what is your marital status? So in my case it was married. Then the second question is your spouse or common law partner a citizen or permanent resident of Canada? So this is no. Next question is will your spouse or common law partner come with you to Canada? So क्योंकि अगर आपके spouse आपके साथ आ रहे हैं तो you will select yes, else you will select no. Now how old are you? आपकी एज के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं तो ये जितनी भी एज है वो पहले हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपकी एज अप टू 29 ईयर्स है तो आपको फुल पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपकी एज 29 ईयर्स से ज़्यादा है यानी 30, 31 ईयर्स, 32 ईयर्स या उससे ज़्यादा सो आफ्टर 29 हर एक साल के बाद आपका जो स्कोर है वो 5 पॉइंट्स डिक्रीज़ होता रहता है. सो लेट्स से यू हैव स्कोर्ड 100 पॉइंट्स फॉर योर 29 ईयर्स. अगर एक साल के बाद आप अप्लाई करते हो तो योर स्कोर विल गेट डाउन टू 95 एंड अकॉर्डिंगली अगर 31 ईयर्स आपकी एज है तो योर स्कोर विल गेट डाउन टू 90 पॉइंट्स. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. So we'll select our age. Then we'll move on to the next question. Next question है what is your level of education? तो इसमें आप पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्या आपके पास कोई कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपने फॉरेन कंट्री से एजुकेशन किया है तो क्या आपका ECA जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है वो हो चुका है या नहीं. अगर हाँ देन यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस. सो व्हाट इज़ एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA, इस पे हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी. अगर आपको नहीं पता है या फिर आप फिर से देखना चाहते हो कि वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ओवरऑल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में तो आई बटन में हमने टैग कर दिया है. यू कैन विजिट दैट वीडियो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ECA. So for this we will select bachelor's degree. In my case it was bachelor's degree. आपकी केस में बैचलर्स भी हो सकता है, मास्टर्स भी हो सकता है या फिर PhD भी हो सकता है. So based on that you will select your answer. Next question is have you earned a Canadian degree, diploma or certificate? क्या आपके पास कोई Canadian degree, diploma या certificate है? So in our case it was no.
Now the next question, which is very important one, is official languages. So Canada's official languages are English and French. तो एटलीस्ट कोई भी एक इंग्लिश या फ्रेंच का टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो हमें सबमिट करना होता है, और वो 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. सो आइल्स भी जो होता है वो हमारा 2 years तक वैलिड होता है. सो इन आवर केस, आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस दैन 2 years ओल्ड? क्या आपका टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो लेस दैन 2 years ओल्ड है? सो येस, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो वैलिड नहीं होता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए. देन द नेक्स्ट वन इज़ विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज? सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज टेस्ट यू विल सिलेक्ट. इन आवर केस इट वाज आइल्स, और यहाँ पे आपको स्कोर देना है. सो जो हमारा स्कोर था वो मैं फिल कर देती हूँ. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? So it is not applicable. Then work experience. तो ये आपके पूरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है. तो पहला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि लास्ट 10 years में आपके पास कनाडा में काम करने का एक्सपीरियंस कितने साल का रहा है? सो इन आवर केस दिस इज़ नन और लेस दैन अ ईयर. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू विल सिलेक्ट योर ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. सो इन आवर केस इट वाज नन और लेस दैन अ ईयर. The next question is, in the last 10 years, how many total years of foreign skilled work experience do you have? So ये जो question है ये हमारे लिए valid है क्योंकि हमारा foreign work experience है. Now this skilled that you are seeing on the screen, इसका मतलब होता है कि आपका जो work experience होना चाहिए या तो वो NOC scale level 0 में होना चाहिए, या तो NOC scale level type A में होना चाहिए, या फिर type B में होना चाहिए. तो इसीलिए इसको स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस कहा जाता है. अगर इनमें से किसी भी एनओसी में आपका एक जॉब एक्सपीरियंस है या वर्क एक्सपीरियंस है आपके होम कंट्री में, देन यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस. एंड इन आवर केस इट वाज 3 years और मोर. आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी? ये होता है स्किल्ड ट्रेड्स कैटेगरीज़ के लिए. अब ये स्किल्ड ट्रेड कैटेगरीज़ में क्या क्या आते हैं वो उस पर हम कभी और वीडियोस बनाएंगे, बट ये इन आवर केस ये वैलिड नहीं है. सो वी विल सेलेक्ट नो. नाउ ये एडिशनल पॉइंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं. तो एडिशनल पॉइंट्स कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो मैंडेटरी नहीं होते हैं, बट अगर आपके पास वो हैं तो दैट विल ऐड सम पॉइंट्स टू योर CRS स्कोर, जिसमें आपका जॉब ऑफर आता है एंड सम अदर वैल्यूएबल थिंग्स दैट इज़ कमिंग फॉर योर स्पाउस. तो आपके स्पाउस के कुछ फैक्टर्स होते हैं वो भी एडिशनल पॉइंट्स में आते हैं. सो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये है, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट? ये कोई भी जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर किसी भी जॉब ऑफ़र के लिए आपको CRS स्कोर में पॉइंट्स नहीं मिलते हैं. वो जॉब ऑफ़र आपका LMIA बेस्ड ही जॉब ऑफ़र होना चाहिए. और LMIA जो वैलिड जॉब ऑफ़र है वो क्या होता है, वो एक फुल टाइम जॉब ऑफ़र होता है और किसी भी एक स्किल टाइप के अंडर में वो फॉल करता होगा अगर NOC, तो ही वो जॉब ऑफ़र वैलिड होता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़, वो जॉब ऑफ़र वैलिड तब होगा जब वो LMIA बेस्ड जॉब ऑफ़र होगा. एंड देन एटलीस्ट फॉर 1 year, जिस टाइम भी आप परमानेंट रेजिडेंट बनते हो उसके बाद से 1 year तक वो जॉब ऑफ़र जो है वो वैलिड होना चाहिए. सो और अगर ये सारे कंडीशंस मैच करते हैं और आपके पास एक जॉब ऑफ़र है ऐसा, देन यू विल गेट सम पॉइंट्स इन योर CRS स्कोर. सो हमारे केस में ये येस था क्योंकि हमारे पास जॉब ऑफ़र था, वो भी LMIA बेस्ड जॉब ऑफ़र था और स्किल लेवल A में था. तो इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया येस. और इसके लिए बेस्ड ऑन योर NOC आपको 50 to 200 पॉइंट्स मिलते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच NOC स्किल टाइप और लेवल इज़ द जॉब ऑफ़र? सो मेरे सिचुएशन में A और B था. डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? ये जो क्वेश्चन है ये उनके लिए है जिनके पास PNP नॉमिनेशन है. किसी भी प्रोविंस के तरफ से कोई अगर नॉमिनेशन आपको आया है देन यू विल सेलेक्ट येस एल्स नो. सो हमारे कंडीशन में नो था तो हमने नो सेलेक्ट किया. Now the next question is, do you or your spouse or common law partner, if they will come with you to Canada, have at least one brother or sister living in Canada who is a citizen or permanent resident? तो अगर आपके कोई भी ब्रदर सिस्टर या आपके स्पाउस जो आपके साथ कनाडा आ रहे हैं, उनके कोई भी ब्रदर या सिस्टर
कैनेडियन सिटीज़न हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं तो उसके भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू लुक इनटू दीज कंडीशंस। अगर ये सब मैच कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू कैन गेट योर पॉइंट, बट हमारे कंडीशन में ये नो था। Now the next question is, what is the highest level of education for which your spouse or common law partners has earned a Canadian degree or had an educational credential assessment done? तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने उनका भी ECA करा रखा है, उनका भी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करा रखा है, तो इसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एंड ऑल्सो जस्ट अ नोट कि अगर आपने ECA करवाया है तो आपकी जो ECA रिपोर्ट होती है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स तक वैलिड होती है, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स तक होती है। तो अगर आपने स्पाउस का करा रखा है और ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, देन यू विल गेट सम एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स। तो इसमें अपने स्पाउस की जो भी डिग्री है आपकी, जिसका आपने ECA करवा रखा है, वो फिल करना है। सो इन आवर केस इट वाज बैचलर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव? तो ये पूछ रहे हैं कि आपके स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर को कनाडा में कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो हमारे केस में ये नन और लेस देन ईयर था। देन इट इज़ आस्किंग अबाउट योर कॉमन लॉ पार्टनर और स्पाउसेस लैंग्वेज टेस्ट। तो अगर आपके स्पाउस ने लैंग्वेज टेस्ट दिया है, कोई भी IELTS, सेल्पेप या कोई भी और, देन यू विल हैव टू सेलेक्ट। हमारे कंडीशन में ये IELTS था। एंड देन आपको अपने स्पाउस के स्कोर्स फिल करने हैं यहाँ। सो इन आवर केस दिस वॉज द स्कोर एंड देन this is all about it. Now you click on calculate your score और आपका जो स्कोर है वो आपके सामने आ जाएगा। So the total score that I got is 493. So हमारे केस में हमारा जो टोटल CRS स्कोर था वो 493 था। तो इसमें ये सेक्शन है कोर और ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स, जिसमें एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टडी इन कनाडा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आता है। तो इन सबको मिला के इस सेक्शन का स्कोर बनता है। तो हमें मिला एज में 100 क्योंकि हमारा 29 ईयर्स और लेस था, तो हमें फुल पॉइंट्स मिले। देन लेवल ऑफ एजुकेशन में हमें 112 मिला क्योंकि हमारा बैचलर्स था। अगर हमें मास्टर्स होता तो हमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते। स्टडी इन कनाडा का अनडिफाइंड है क्योंकि हमने नहीं किया था। ऑफिशियल लैंग्वेज 128 है। एंड देन कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस 0 है क्योंकि हमारे कंडीशन में कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। टोटल हमारा 340 आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ स्पाउस फैक्टर। तो स्पाउस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरा था एजुकेशन के लिए, बैचलर्स डिग्री, उसके हमें 8 पॉइंट्स मिले। अगर उनका भी मास्टर्स होता तो ये पॉइंट और इंक्रीज़ होता। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो IELTS का हमने भरा था उसके लिए 20 पॉइंट्स मिले हैं। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का 0, तो ओवरऑल हमें स्पाउस के लिए मिला 28 पॉइंट्स। सो 340 + 28। Now this is another section where you will get your points, additional points, जिसमें Canadian work experience और official language proficiency and education आता है, जिसमें हमें 25 मिला। Foreign work experience था क्योंकि हमें, तो उसके लिए हमें 50 मिला। Now the last section is comprehensive ranking system formula where it calculates everything. So ये सब टोटल कोर ह्यूमन कैपिटल प्लस स्पाउस फैक्टर प्लस स्किल ट्रांसफरेबिलिटी को मिला के टोटल स्कोर बनता है 443। बट हमारे पास क्योंकि LMIA बेस्ड जॉब ऑफर था तो हमें उसका 50 पॉइंट्स मिला। तो ओवरऑल जो स्कोर हमारा बना वो 493 बना। सो दिस स्कोर इज़ प्रिटी गुड। वंस यू गेट दिस स्कोर आपको ये पता चल जाता है कि अगर पिछले 3 या 4 ड्रॉज में जितने भी स्कोर आए हैं या फिर जो भी टाई ब्रेकिंग रूल रहा है, अगर ये स्कोर आपका उसके स्कोर के आसपास भी होता है, देन यू आर गुड टू गो। जस्ट क्रिएट योर प्रोफाइल। इवन दो यू आर नॉट गेटिंग दैट स्कोर, जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट योर प्रोफाइल, क्योंकि बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं आपके CRS स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर CRS स्कोर. We will just move on to the breakup that we have for maximum points per factor. So this is where we validate everything and we check कि कितना आपको point किस factor के लिए मिलता है. So for example, जो first section मैंने वहाँ explain किया था core human capital factors. एज के लिए अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हो तो 100 पॉइंट्स मिलते हैं. दिस इज़ द फुल पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट दैट यू कैन गेट. और अगर आप स्पाउस के साथ नहीं आ रहे हो, आप सिंगल आ रहे हो और आपने उसमें नॉट मैरिड लिखा है या नेवर मैरिड लिखा है, तो 110 मिलता है. लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 140 मिलता है अगर स्पाउस के साथ आते हो, और अगर आप सिंगल आ रहे हो तो 150 मिलता है.
वैसे ही बाकी सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से फैक्टर के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, और विद स्पाउस और विदाउट स्पाउस भी आपको सारा ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ द सेकेंड सेक्शन फॉर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर उन्होंने IELTS या सेल्पिप दिया है तो उसके मैक्स टू मैक्स आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वैसे ही डिफरेंट अदर्स सेक्शंस के लिए जो भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनके लिए जो भी आपका पॉइंट्स है, जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ये सारे जितने भी लिंक्स हैं या जो भी वेबसाइट्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, सो दैट यू कैन विजिट और आप खुद से इन सबको गो थ्रू कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हो और वो आपको समझ भी आ रहा है कि क्या पॉइंट्स किसके बेसिस पे आया है। सो नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट योर CRS स्कोर। लेट्स से आपका CRS स्कोर 450 आता है और जो नेक्स्ट ड्रॉ IRCC कंडक्ट करती है उसमें भी मिनिमम स्कोर 450 आता है, बट आपको ITA नहीं आया, यानी आपको इन्विटेशन नहीं आया। यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा स्कोर तो 450 था। तो उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जिनका 450 स्कोर आया होगा, लेकिन IRCC को एक लिमिटेड नंबर ऑफ ITAs ही सेंड करने होते हैं, जैसा हमने बताया कि अराउंड 3,000 to 4,000 और समटाइम्स 5,000 ऑल्सो। लेकिन वो लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स के बीच में वो डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 450 स्कोर होगा। तो वहां पे एक टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई होता है। तो वो टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, वो एक डेट होती है। तो जितनी पुरानी आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होगी, ऑन बेसिस ऑफ दैट आपको IRCC ITA सेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है 1 मार्च 2019 को और मेरा स्कोर 450 है, एंड श्वेता ने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है 1 नवंबर 2019 और उसका स्कोर भी 450 है, तो इस केस में मुझे प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि मेरी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पहले क्रिएट हुई है। तो जब भी आप कोई भी ड्रॉज निकलता है, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप टाई ब्रेकिंग रूल जो है उसको जरूर देखें, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको समझ में आएगा कि वेदर यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी और नॉट। नाउ टू समराइज, आपको आज CRS स्कोर के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट CRS स्कोर, व्हाट इज टाई ब्रेकिंग रूल, इन सब के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के इंस्टा पे भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें हमारे पर्सनल इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, यू कैन फॉलो अस पर्सनली एज वेल। सो सिंस यू नो हाउ टू कैलकुलेट योर CRS स्कोर, वी आर एक्साइटेड टू नो व्हाट CRS स्कोर यू गॉट। तो आप जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने जब कैलकुलेट किया तो आपका CRS स्कोर क्या था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी हम अपलोड करें अपने वीडियोस को, वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। So stay tuned with us for more videos. We will see you again in our next video. Till then, take care of yourself. Bye.